नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ और आप सुन रहे हैं सिलेक्शन यूनिवर्सिटी चैनल। आज के डे 2 इवनिंग सेशन में हम शुरू करने वाले हैं बिहार हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पावरफुल और सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड चैप्टर, मगध एम्पायर। ये वही रीजन है जहां से इंडिया के सबसे बड़े साम्राज्यों का जन्म हुआ, जहां से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रिलियंस निकली, जहां से अशोका जैसे एम्परर आए और जहां से इंडिया का पॉलिटिकल मैप परमानेंटली बदल गया। मगध की कहानी किसी एक राज्य की कहानी नहीं, बल्कि इंडिया के पॉलिटिकल एवोल्यूशन का बैकबोन है। बिहार में ऐसा क्यों होता रहा कि बार बार सबसे बड़े साम्राज्य यहीं से निकले? क्यों मगध ही इंडिया का सुपर पावर रीजन बना? आज का सेशन ये सब सवालों का जवाब देता है। इस कहानी की शुरुआत होती है हर्यंका वंश से, जो मगध का सबसे पहला हिस्टोरिकल रूलिंग डायनेस्टी माना जाता है। मगध का सेंटर था राजगृह, एक तरफ पहाड़ी सुरक्षा, दूसरी तरफ गंगा सोन का फर्टाइल प्लेन और तीसरी तरफ आयरन रिच रीजन। ये कॉम्बिनेशन किसी भी साम्राज्य के लिए परफेक्ट बेस होता है। बिंबिसारा इसी स्ट्रेटेजिक रीजन का पहला विजनरी रूलर था। सोचिए, एक समय जहां छोटे छोटे राज्य एक दूसरे से लड़ते रहते थे, वहां बिंबिसारा ने डिप्लोमेसी और मिलिट्री दोनों का एक परफेक्ट मॉडल बनाया। उसने शादियां पॉलिटिकल अलायंसेस के लिए की, जैसे कोसाला की प्रिंसेस से अलायंस जिससे उसको काशी मिला, और लिच्छवी प्रिंसेस से अलायंस जिससे उसको नॉर्थ बिहार तक एक्सेस मिला। यानी उस समय भी ये बात क्लियर थी कि बिना डिप्लोमेसी के एम्पायर नहीं बनता। बिंबिसारा को हम एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी समझते हैं। उसने स्टेट को डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा, ऑफिशियल्स अपॉइंट किए और रेवेन्यू सिस्टम ऑर्गेनाइज किया। यही फाउंडेशंस मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन का बेस बनने वाली थीं। अब बिंबिसारा के बाद स्टेज पर आते हैं उसके बेटा अजातशत्रु, जिसे इंडियन हिस्ट्री में एक एग्रेसिव और विजनरी किंग माना जाता है। अजातशत्रु की कहानी इमोशनल भी है और पॉलिटिकल भी। उसने अपने पिताजी को कैप्चर करके राज्य लिया, लेकिन उसके बाद जो एक्सपेंशन किया, उसने मगध को एक सुपर पावर बना दिया। अजातशत्रु ने लिच्छवीज के अगेंस्ट एक लॉन्ग वॉर लड़ी। ये वॉर अप्रॉक्स 16 साल चली और यही वॉर मगध को इंडिया का सबसे शक्तिशाली राज्य बना देती है। अजातशत्रु ने 2 रेवोल्यूशनरी वेपन्स डेवलप कराए, एक रथ मूसला जिसमें रथ के दोनों साइड्स में ब्लेड्स लगाए जाते थे, और दूसरा महाशीलाकंटका, एक प्रकार का कैटापोल्ट जिससे बोल्डर्स फेंक सकते थे। सोचिए, एक समय जब लोग बेसिक वेपन से लड़ते थे, मगध में इंजीनियरिंग बेस्ड वेपन्स बन रहे थे। इसलिए मगध को रोक पाना किसी के लिए संभव नहीं था। लिच्छवीज की हार के बाद मगध का इन्फ्लुएंस नॉर्थ बिहार से नेपाल बॉर्डर तक फैल गया। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र के इंपॉर्टेंस को भी समझ लिया। उसने इस रीजन में एक फोर्टिफाइड सिटी बनवाना स्टार्ट की, क्योंकि गंगा, गंडक, सोन तीनों नदियों का जंक्शन था। पाटलिपुत्र लेटर इंडियन एम्परर्स का ग्लोबल कैपिटल बनने वाला था। अजातशत्रु के बाद हर्यंका वंश वीक हो गया और आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग का कंट्रीब्यूशन ये था कि उसने मगध में स्टेबिलिटी लाया। एक टाइम बंगाल और अवंती स्ट्रॉन्ग पावर्स थे, लेकिन शिशुनाग ने दोनों को कंट्रोल किया और मगध को एक यूनिफाइड पॉलिटिकल शेप दिया। ये वो वक्त था जब मगध सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं, बल्कि एक ऑल इंडिया एस्पिरेंट पावर बन गया था। लेकिन मगध का सबसे पावरफुल फेज तब आया जब स्टेज पर आए महापद्मनंदा। इस आदमी को एकह छत्रम पृथ्वी, यानी पूरी धरती को एक छत्र के नीचे लाने वाला कहा गया है। महापद्मनंदा को हम इंडिया का पहला हिस्टोरिकली वेरीफाइड एम्पायर बिल्डर कहते हैं। उसने राज्य के सबसे बड़े राइवल्स शैशुनाग के बचे हुए पावर्स काशी, कोसाला, अवंती, इक्का हौस को सबको हराया। नंदा राज की सेना इतनी बड़ी थी कि ग्रीक राइटर्स लिखते हैं, नंदा आर्मी के पास 20,000 कैवलरी, 2 लाख इन्फेंट्री और हजारों एलिफेंट्स थे। इतना बड़ा स्टैंडिंग आर्मी किसी और इंडियन स्टेट के पास नहीं था। ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि मगध के पास 4 अनमैच्ड एडवांटेजेस थे: नदियां, एग्रीकल्चर, ट्रेड और आयरन। और नंदास के टाइम तक टैक्सेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि ट्रेजरी भर चुकी थी। इसी नंदा एम्पायर को लेटर चाणक्य और चंद्रगुप्त ने चैलेंज किया। इसी नंदा एम्पायर को गिराकर मौर्यन एम्पायर बना। मगध का गोल्डन पॉलिटिकल एरा यहीं से स्टार्ट होता है। महापद्मानंद के बारे में ग्रीक हिस्टोरियंस लिखते हैं कि ये एक लो कास्ट ओरिजिन किंग था, मतलब ट्रेडिशनल क्षत्रिय लाइन से नहीं आया था।
इसी वजह से ब्राह्मणिकल टेक्स्ट्स में इसके लिए हार्श वर्ड्स मिलते हैं, लेकिन पॉलिटिकल रियलिटी ये है कि महापद्मानंद ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहला एक्चुअल लार्ज स्केल टेरिटोरियल एम्पायर क्रिएट किया। वो सिर्फ एक रूलर नहीं था, वो एक कंसोलिडेटर था जिसने छोटी छोटी राज्यों की ऑटोनॉमी खत्म करके एक यूनाइटेड सेंट्रल अथॉरिटी बनाई। महापद्मानंद ने अपनी अथॉरिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। उसने गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स का लार्ज स्केल इशू कराया। ट्रेजरी इतनी वेल्दी थी कि कहा जाता है नंदा कोष भरने में किसी को भी सेंचुरीज लग जाती। ये वेल्थ सिर्फ टैक्स से नहीं आई थी। मगध के पास दो बड़े नेचुरल बूस्टर्स थे, आयरन डिपॉजिट्स और एल्यूवियल प्लेन्स। आयरन से वेपन्स, प्लाउज और टूल्स बनते थे और फर्टाइल प्लेन्स से एग्रीकल्चरल सरप्लस। जब सरप्लस बढ़ता है तो स्टेट रेवेन्यू ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाता है। मगध के राइज के पीछे सबसे क्रूशियल फैक्टर था ज्योग्राफी। सोचो, एक स्टेट जिसके चारों तरफ रिवर्स का नेचुरल डिफेंस सिस्टम हो, गंगा, सोन, गंडक, पुनपुन, फल्गु, ये सब मिलकर मगध को एक अनबीटेबल फोर्ट्रेस बनाती थी। राजगृह पहाड़ों से घिरा था, पाटलिपुत्र रिवर से किसी भी इन्वेडिंग आर्मी को मगध के पास पहुंचने में ही डिजास्टर का रिस्क होता था। यही कारण था कि मगध कभी डिफेंड करने में स्ट्रगल नहीं करता था, वो हमेशा ऑफेंसिव मोड में ऑपरेट करता था। इसके अलावा मगध का एक और हिडन स्ट्रेंथ था, एलिफेंट्स। गंगा प्लेन्स और फॉरेस्टेड एरियाज एलिफेंट रिच रीजन्स थे। एलिफेंट्स एंशिएंट वॉरफेयर में टैंक्स के बराबर थे। नंद एम्पायर के पास 1000 एलिफेंट्स होने का मतलब था कि बैटलफील्ड में साइकोलॉजिकल डोमिनेंस भी उन्हीं के पास होती थी। अलेक्जेंडर के सोल्जर्स तक ने नोट किया था कि इंडियन एलिफेंट्स आर अनबीटेबल मशीन्स। नंदस के टाइम एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ, सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी। हरियांका और शिशुनागा के समय तक ब्यूरोक्रेसी लिमिटेड थी, लेकिन नंदाज ने लार्ज एम्पायर को मैनेज करने के लिए स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया। लैंड रेवेन्यू के लिए स्पेशल ऑफिसर्स, ट्रेड के रेगुलेटरी बॉडीज और आर्मी के लिए परमानेंट प्रोविजनिंग यूनिट्स बनाए गए। यानी स्टेट एक मशीन बन रहा था जिसमें किंग अथॉरिटी का कोर था। यही मॉडल बाद में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने और ज्यादा पॉलिश किया। अब एक इंटरेस्टिंग बात, नंद एम्पायर इतना स्ट्रांग था कि जब अलेक्जेंडर इंडिया की तरफ आया तो उसके सोल्जर्स ने सुना कि ईस्टर्न इंडिया में एक राजा रहता है जिसके पास लाखों की सेना है, और ये सुनकर ही ग्रीक सोल्जर्स ने रिफ्यूजल कर दिया आगे बढ़ने से। दे सेड कि हम यहां तक आ गए, लेकिन मगधा के उस राजा से लड़ने के लिए हम तैयार नहीं हैं। सोचो, एक एम्पायर जिसने अलेक्जेंडर जैसा कॉन्करर को इनडायरेक्टली रोक दिया, कितना पावरफुल रहा होगा। लेकिन जितना बड़ा एम्पायर होता है उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। नंद एम्पायर पर लोगों में रिजेंटमेंट बढ़ रहा था। हैवी टैक्सेशन, स्ट्रिक्ट कंट्रोल और किंग का अथॉरिटेटिव स्टाइल कॉमन पॉपुलेशन के लिए कभी कभी अनकंफर्टेबल होता था। इसी बैकग्राउंड में एक नवयुवक चंद्रगुप्त और एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट चाणक्य मगध को चैलेंज करने की प्लानिंग शुरू करते हैं। उनका एम था एक करप्ट, ओवर सेंट्रलाइज सिस्टम को हटाकर एक डिसिप्लिन्ड एम्पायर बनाना। मगध के इस पुराने स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि हरियांका और शिशुनागा के समय तक ब्यूरोक्रेसी लिमिटेड थी, लेकिन नंदाज ने लार्ज एम्पायर को मैनेज करने के लिए स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया। लैंड रेवेन्यू के लिए स्पेशल ऑफिसर्स, ट्रेड के रेगुलेटरी बॉडीज और आर्मी के लिए परमानेंट प्रोविजनिंग यूनिट्स बनाए गए। यानी स्टेट एक मशीन बन रहा था जिसमें किंग अथॉरिटी का कोर था। इसीलिए 600-300 बीसीई का पूरा एरा मगधन असेंडेंसी के नाम से जाना जाता है। मगध की स्टोरी यहीं इंटरेस्टिंग होती जाती है, क्योंकि ये सिर्फ किंग्स का पॉलिटिकल टाइमलाइन नहीं, बल्कि एक पूरी सिविलाइजेशन का ट्रांसफॉर्मेशन है। एक ऐसा रीजन जो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक इंडियन हिस्ट्री का हर्ट बना रहा। पार्ट 2 में हम नंदा रूल तक आ चुके थे। अब इस फाइनल पार्ट में हम समझेंगे कि मगध का डोमिनेंस इतना लॉन्ग लास्टिंग क्यों बना और आखिर कैसे चंद्रगुप्त चाणक्य की एंट्री से इंडियन हिस्ट्री में एक नए युग की शुरुआत हुई। सबसे पहले मगध के नेचुरल एडवांटेजेस को थोड़ा डीपली समझते हैं। ये चीज एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि मगध ही क्यों उभरा, कोसला, अवंती, वत्सा क्यों नहीं। इसका जवाब सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, बल्कि ज्योग्राफी, रिसोर्सेज, सोसाइटी और लीडरशिप के कंबाइंड फॉर्मूला में मिलता है। गंगा प्लेन्स दुनिया के सबसे फर्टाइल रीजन्स में आते हैं, यानी एग्रीकल्चर सरप्लस गारंटीड। सरप्लस का मतलब पॉपुलेशन सपोर्ट, फूड सिक्योरिटी और लार्ज आर्मी मेंटेन करने की कैपेबिलिटी।
ये ऐसा एडवांटेज था जो पंजाब, राजस्थान या डेक्कन रीजन्स के पास उस एक्सटेंट में नहीं था। मगध के पास दूसरा हिडन एडवांटेज था, आयरन ओर। पर्टिकुलरली राजगीर और गया बेल्ट में आयरन रिच हिल्स थी। आयरन ने एग्रीकल्चर को बूस्ट दिया और वेपन्स को भी सुपीरियर बनाया। जब एक स्टेट के पास आयरन हो और नेबर्स के पास लिमिटेड हो तो डोमिनेंस ऑटोमेटिक हो जाता है। अब सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मगध में जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुआ, जैसे लैंड ग्रांट्स, विलेज लेवल कंट्रोल और रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन, उन्होंने स्टेट को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया। मगध के रूलर्स ने अपने रीजन को एक ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक मशीन की तरह चलाया। श्रेणी, ट्रेड रूट्स, कैरावन नेटवर्क्स सब ग्रेजुअली डेवलप होते गए। बिहार रीजन से नॉर्थ, साउथ और वेस्ट ईस्ट दोनों डायरेक्शन में ट्रेड चैनल्स जाते थे, यानी मगध के पास वेल्थ भी थी और लॉजिस्टिक्स भी। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर था ओपन सोशल मोबिलिटी। जब नंदास जैसे रूलर्स लोअर सोशल बैकग्राउंड से आकर किंगशिप तक पहुंच सकते हैं, इसका मतलब है कि मगध सोसाइटी रिजिड नहीं थी। ऐसी सोसाइटी ज्यादा डायनामिक होती है, इनोवेशन एक्सेप्ट करती है और पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंटेशन को सपोर्ट करती है। यह भी एक रीजन था कि चंद्रगुप्त जैसे नवा युवक मगध में पॉलिटिकल इमेजिनेशन कर सकते थे। अब पॉलिटिकल इनोवेशंस की बात करते हैं। अजातशत्रु ने फोर्टिफाइड सिटीज बनवाने का आइडिया दिया, शिशुनागा ने मल्टीपल सेंटर्स को इंटीग्रेट किया और नंदाज ने सेंट्रलाइज्ड टैक्सेशन और स्टैंडिंग आर्मी मॉडल को फुल पावर पर ले गए। एक एम्पायर के राइज के लिए सबसे जरूरी होता है कंटिन्यूटी। मगध के रूलर्स ने एक दूसरे की पॉलिसीज को वेस्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाया। इसी वजह से मगध एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पिरामिड बन गया। और अब स्टेज रेडी होती है एक नए टर्निंग पॉइंट के लिए। महापद्म नंदा की डेथ के बाद नंदा डायनेस्टी में एक्सेस वेल्थ, एक्सेस कंट्रोल और ब्यूरोक्रेसी का ओवर एक्सपेंशन हो चुका था, यानी एम्पायर टॉप हैवी हो चुका था। जितना बड़ा एम्पायर, उतनी ही बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव टेंशन। इसी वक्त एक यंग एम्बिशियस लड़का चंद्रगुप्त मौर्य और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प स्ट्रैटेजिस्ट चाणक्य मगध को अंदर से ऑब्जर्व कर रहे थे। चाणक्य का विजन सिंपल था, इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन अथॉरिटी के अंडर लाना। नंदा एम्पायर की वीकनेस का फायदा उठाकर उन्होंने एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की प्लानिंग की। मगध का फाइनल एवोल्यूशन इसी मोमेंट पर होता है, जब एक ओल्ड एम्पायर गिरता है और एक नया एम्पायर जन्म लेता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ट्रेन किया, उसको टैक्टिकल नॉलेज दी और एक एक करके नंदा पावर को डिसमेंटल करने का स्ट्रैटेजी तैयार किया। राजनीति के हर चैप्टर में यह एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक एम्पायर तब गिरता है जब उसका इकोनॉमिक बर्डन बढ़ जाए, ब्यूरोक्रेसी करप्ट हो जाए और जनता एलियनेट हो जाए। नंदा एम्पायर में ये तीनों हो चुका था। जब चंद्रगुप्त मगध पर विजय प्राप्त करता है तो यह सिर्फ एक राज्य पर जीत नहीं थी, ये एक नए पॉलिटिकल ऑर्डर की घोषणा थी। यह मोमेंट इंडियन हिस्ट्री का सबसे पावरफुल टर्निंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि इसी विक्ट्री के बाद मौर्यन एम्पायर का जन्म होता है, जो एशिया के लार्जेस्ट एम्पायर्स में से एक बन गया। मगध का गोल्डन रूल यहीं समाप्त होता है, एक रीजनल स्टेट से एक ऑल इंडिया एम्पायर बनाने की क्षमता तक, एक फर्टाइल लैंड से एक पॉलिटिकल पावर हाउस तक, एक ट्राइबल रीजन से एक ग्लोबल कैपिटल पाटलिपुत्रा तक। यह ट्रांसफॉर्मेशन इतना डीप था कि भारत की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल बैकबोन आज भी मगध की लेगेसी को कैरी करती है। और इसी के साथ मगध एम्पायर चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम इसी कंटिन्यूटी से आगे बढ़ेंगे कि कैसे मौर्यन एम्पायर ने मगध को दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक मॉडलों में बदल दिया। तो दोस्तों, आज का हमारा मगध एम्पायर का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आज हमने देखा कैसे बिंबिसारा ने नींव रखी, अजातशत्रु ने ताकत बढ़ाई और नंदा वंश ने मगध को एक विशाल शक्ति बना दिया। अगर ये ऑडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो या आज कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल सिलेक्शन यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक सपोर्ट हमें और बेहतर क्लासेस लाने के लिए मोटिवेट करता है। कल के सेशन में हम और भी इंटरेस्टिंग बिहार हिस्ट्री के टॉपिक्स सुनेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।